गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार और स्वागत है। जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हम एक भरोसे पर पैसा लगाते हैं। भरोसा कि जो प्रॉफिट, जो ग्रोथ हमें बताई जा रही है वो सच है। लेकिन इस भरोसे की नींव क्या है? वो नींव है एक शब्द, ऑडिट। आज हम इसी प्रक्रिया की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि ये सिर्फ नंबरों की जांच पड़ताल क्यों नहीं है, बल्कि ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के विश्वास का आधार है। हमारे पास जो जानकारी है वो फंडामेंटल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल ऑडिटिंग नाम के एक दस्तावेज से ली गई है। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि ऑडिटिंग असल में है क्या और इसके असली उद्देश्य क्या हैं। क्या ये सिर्फ गलतियां ढूंढना है या इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है? चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले ऑडिटिंग की परिभाषा क्या है? हमारे दस्तावेज में कहा गया है कि यह किसी भी संगठन के वित्तीय विवरणों और रिकॉर्ड की एक स्वतंत्र जांच है और इसका मकसद ये पक्का करना है कि वे संस्था की वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन की एक सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर दिखाते हैं या नहीं। यहाँ ये दो बातें, स्वतंत्र जांच और सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें ही ऑडिटिंग का आप कह सकते हैं पूरा सार छिपा है। स्वतंत्र का मतलब है कि ऑडिटर का उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए जिसकी वो जांच कर रहा है, ताकि उसकी राय पर कोई असर ना पड़े। सोचिए, अगर डॉक्टर खुद ही अपने परिवार के किसी सदस्य का बड़ा ऑपरेशन कर रहा हो तो उसके फैसले भावुकता से प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए एक बाहरी और एक निष्पक्ष नजर की जरूरत होती है। सही बात है, ताकि कोई पक्षपात ना हो। और ये सच्ची और निष्पक्ष, इसका क्या मतलब है? क्या सच्ची का मतलब सिर्फ ये है कि गणित सही है, सारे जोड़ घटाव ठीक है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। सच्ची यानी ट्रू, इसका मतलब है कि जो आंकड़े दिखाए गए हैं वो तथ्यों पर आधारित हैं, उनमें कोई गलती नहीं है। लेकिन निष्पक्ष यानी फेयर, ये और भी गहरा है। इसका मतलब है कि जानकारी को इस तरह से पेश किया गया है कि उससे कोई गुमराह ना हो, कि कंपनी ने कुछ भी छुपाया नहीं है और ना ही आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। हो सकता है कि सारे नंबर गणित के हिसाब से सही हों, लेकिन कंपनी किसी बड़े नुकसान को ऐसी जगह छोटे अक्षरों में लिख दे कि किसी को नजर ही ना आए। ये सच्चा तो हो सकता है, पर निष्पक्ष नहीं है। ओह, अच्छा, तो मतलब पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है। तो अब जब ये बुनियादी बातें साफ हो गई हैं तो इसके मकसदों पर आते हैं। स्रोत कहता है कि ऑडिटिंग का एक मुख्य यानी प्राथमिक उद्देश्य है और फिर कई सारे दूसरे मतलब सहायक उद्देश्य भी हैं। तो सबसे बड़ा और पहला मकसद क्या है? प्राथमिक उद्देश्य है वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना। ये ऑडिटिंग का सबसे बड़ा काम है। ऑडिटर का मुख्य काम ये बताना है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो सही है या नहीं। क्या उनमें कोई ऐसी बड़ी गड़बड़ी तो नहीं है जिसे हम ऑडिटिंग की भाषा में मटीरियल मिसस्टेटमेंट कहते हैं। एक मिनट, मटीरियल मिसस्टेटमेंट? हाँ, ये सुनने में थोड़ा
तकनीकी सा लग रहा है। इसका क्या मतलब होता है? मटीरियल का मतलब है इतनी बड़ी गलती कि अगर निवेशकों को इसका पता चल जाए तो वो शायद अपना पैसा लगाने या निकालने का फैसला बदल सकते हैं। मतलब किसी बड़ी कंपनी के हिसाब में 100 रुपए की गलती मटीरियल नहीं है, लेकिन 10 करोड़ की गलती निश्चित रूप से है। तो ऑडिटर की राय इसी बात पर होती है कि क्या कंपनी के खातों में कोई मटीरियल गड़बड़ी तो नहीं है। तो ये एक तरह से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर एक बाहरी एक्सपर्ट की राय है। लेकिन यहाँ एक बात दिलचस्प है, आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक राय है, कोई गारंटी नहीं। ऐसा क्यों? ये तो भरोसे को थोड़ा कमजोर करता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे गारंटी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऑडिटर कंपनी के हर एक ट्रांजैक्शन की जांच नहीं कर सकता। आप सोचिए, एक बड़ी कंपनी में लाखों लेन देन होते हैं, तो ऑडिटर सैंपलिंग के आधार पर जांच करता है और अपने पेशेवर अनुभव का इस्तेमाल करता है। इसलिए वो एक उचित आश्वासन, एक रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है, पूरी गारंटी नहीं। लेकिन ये राय ही निवेशकों और बैंकों के लिए बहुत कीमती होती है। समझ गई। तो मुख्य काम तो ये बड़ी तस्वीर वाली राय देना हो गया, लेकिन इस एक राय के अलावा भी कई उद्देश्य हैं। दस्तावेज बताता है कि इसका एक और जरूरी काम है गलतियों और धोखाधड़ी का पता लगाना और उन्हें रोकना। ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर क्या इनमें कोई फर्क है? हाँ, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होता है कि मामला सिर्फ एक भूल सुधारने का है या फिर एक आपराधिक जांच का। गलती यानी एरर अनजाने में होती है। जैसे किसी कंपनी के अकाउंटेंट ने 10,000 की जगह 1,000 लिख दिया, ये गलती हो सकती है। लेकिन अगर वही अकाउंटेंट हर महीने छोटे छोटे फर्जी खर्चे बना के कंपनी से पैसे निकाल रहा है, तो ये धोखाधड़ी यानी फ्रॉड है। वो जानबूझ के किया जाता है। ऑडिटर की नजर इन दोनों पैटर्न को पहचानने के लिए ट्रेंड होती है। ये दिलचस्प है। मतलब ऑडिटर की मौजूदगी ही एक तरह का कंट्रोल बन जाती है। लोग डरते हैं कि हम पकड़े जाएंगे, लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? मतलब बड़े बड़े घोटालों में तो मैनेजमेंट खुद शामिल होता है, उन्हें तो शायद ऑडिटर का डर नहीं लगता होगा। बिल्कुल सही सवाल है। और यहीं पर ऑडिटर की स्वतंत्रता और पेशेवर संदेह की भूमिका आती है। पेशेवर संदेह मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसका मतलब है कि ऑडिटर हर जानकारी पर सवाल उठाए, किसी भी बात को आंख बंद करके न माने। उसे हमेशा ये सोचना होता है, क्या ये सच है या मुझे इसे साबित करने के लिए और सबूत चाहिए। जब मैनेजमेंट धोखाधड़ी में शामिल होता है तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक अच्छा ऑडिटर हमेशा संकेतों की तलाश में रहता है। और हाँ, जब कर्मचारियों को पता होता है कि ऑडिट होगा तो वे गलत काम करने से डरते भी हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक निवारक का काम करता है। तो ऑडिटर एक जासूस की तरह गलतियों और धोखाधड़ी की तलाश करता है। लेकिन क्या उसकी जांच सिर्फ कागजी नंबरों तक ही सीमित है? कंपनियां जो अपनी बड़ी बड़ी संपत्ति दिखाती हैं, मशीनें, बिल्डिंग्स, क्या ऑडिटर उन पर भी सवाल उठाता है? यहीं पर हमारा अगला पॉइंट आता है, संपत्ति और देनदारियों का सत्यापन। बिल्कुल, ये सिर्फ कागजी जांच से कहीं आगे है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ऑडिटर ये जांचता है कि कंपनी जो संपत्ति यानी एसेट्स अपने कागजों में दिखा रही है, जैसे मशीनें, बिल्डिंग, स्टॉक, वो असल में मौजूद हैं भी या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ऑडिटर सच में फैक्ट्री जाकर मशीनें गिनता है? कई मामलों में बिल्कुल। इसे फिजिकल वेरिफिकेशन कहते हैं। इतिहास में ऐसे कई घोटाले हुए हैं जहां कंपनियां सिर्फ कागज पर हजारों करोड़ की संपत्ति दिखाती थीं, जो असल में थी ही नहीं। ऑडिटर का काम यही है कि वो जाकर देखे कि जिस मशीन का जिक्र बैलेंस शीट में है, क्या वो वाकई में प्लांट में मौजूद है और चल रही है, या फिर वो बस एक जंग खाया हुआ कबाड़ है। और इसी तरह वो ये भी देखता है कि कंपनी पर जो कर्ज या देनदारियां हैं, उन्हें सही सही रिकॉर्ड किया गया है या नहीं। कई बार कंपनियां अपनी सेहत अच्छी दिखाने के लिए अपने कर्ज छुपा लेती हैं। लेकिन ये सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है। क्या एक ऑडिटर के लिए ये मुमकिन है कि वो एक बड़ी कंपनी की हर एक मशीन और हर एक कर्ज की असलियत जांच सके? ये तो सालों का काम लगता है। यहीं पर रिस्क असेसमेंट और सैंपलिंग काम आती है। ऑडिटर उन एरियाज पर ज्यादा ध्यान देता है यहां गड़बड़ी की आशंका ज्यादा हो। जैसे अगर कंपनी ने अचानक कोई बहुत महंगी मशीन खरीदी है, तो ऑडिटर उसकी जांच जरूर करेगा। वो हर चीज नहीं जांचता, लेकिन वो ये सुनिश्चित करता है कि जो सबसे जरूरी और कीमती चीजें हैं वे अपनी जगह पर हैं और सही तरह से दिखाई गई हैं। ठीक है, अब तस्वीर थोड़ी और साफ हो रही है। हमारे स्रोत में कुछ और भी बातें हैं जो शायद थोड़ी और बुनियादी लगती हैं, जैसे अंकगणितीय सटीकता की जांच करना और उचित लेखा प्रणाली सुनिश्चित करना।
अब हिसाब किताब की जांच करना तो समझ आता है, लेकिन क्या ये बहुत बेसिक काम नहीं है? ये बुनियादी जरूर है, लेकिन ये किसी भी मजबूत इमारत की नींव की तरह है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो पूरी इमारत ढह जाएगी। अंक गणितीय सटीकता का मतलब सिर्फ जोड़ घटाव चेक करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि सारे कैलकुलेशन सही हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी है उचित लेखा प्रणाली की जांच। इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर हिसाब किताब रखने का जो सिस्टम है, जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, वे भरोसेमंद और प्रभावी हैं या नहीं। इंटरनल कंट्रोल्स, इसका कोई आसान सा उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। सोचिए एक रेस्टोरेंट है। एक व्यक्ति ऑर्डर लेता है, दूसरा खाना बनाता है और तीसरा कैश काउंटर पर पैसे लेता है। एक ही व्यक्ति को ये तीनों काम करने की इजाजत नहीं है। क्यों? ताकि कोई धोखाधड़ी न कर सके। बिल्कुल, यही एक सिंपल इंटरनल कंट्रोल है। ऑडिटर ये देखता है कि क्या कंपनी में ऐसे सिस्टम हैं कि उसमें गलतियों की गुंजाइश कम हो, और अगर कोई गड़बड़ी करे तो वो आसानी से पकड़ में आ जाए। अगर सिस्टम ही कमजोर होगा तो गलतियां और धोखाधड़ी की गुंजाइश अपने आप बढ़ जाती है। मैं समझ गई। तो ये सिर्फ नतीजों की जांच नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया की भी जांच है जिससे वे नतीजे निकले हैं। अच्छा, अब तक हमने जितने भी मकसदों की बात की, वे ज्यादातर कंपनी के अंदर की चीजों से जुड़े हैं, लेकिन इसका बाहर की दुनिया से क्या लेना देना है? हमारे स्रोत में 2 और उद्देश्य बताए गए हैं जो इस बात को और साफ करते हैं। एक तो है कानूनों और विनियमों का अनुपालन, और दूसरा है हितधारकों के हितों की रक्षा करना। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यही ऑडिटिंग का असली महत्व है। हर कंपनी को कई कानूनी नियमों का पालन करना होता है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, और अगर कंपनी किसी विशेष उद्योग में है तो उसके नियम अलग होते हैं। ऑडिट ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी उन सभी जरूरी नियमों को मान रही है या नहीं। ये कंपनी को कानूनी मुश्किलों और भारी जुर्माना भरने से बचाता है। और ये हितधारक यानी स्टेक होल्डर्स कौन है? क्या इसका मतलब सिर्फ शेयर होल्डर से है? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। हितधारक वे सभी लोग हैं जिनका कंपनी में किसी न किसी तरह का हित है, जैसे शेयरधारक जिन्होंने पैसा लगाया है, निवेशक जो पैसा लगाने की सोच रहे हैं, बैंक जिन्होंने कर्ज दिया है, सप्लायर जो उधार पर माल देते हैं, कर्मचारी जो अपनी नौकरी और भविष्य के लिए कंपनी पर निर्भर हैं, और यहां तक कि सरकार भी जिसे टैक्स चाहिए। इन सभी लोगों को कंपनी के बारे में सही और भरोसेमंद जानकारी चाहिए ताकि वे अपने अपने फैसले ले सकें। तो ऑडिट रिपोर्ट इन सब लोगों के लिए एक भरोसे का दस्तावेज बन जाती है। एकदम सही। ये उन सबके लिए एक पुल का काम करती है। एक निवेशक ऑडिट रिपोर्ट देखकर फैसला करता है कि उसे अपने पैसे इस कंपनी में लगाने चाहिए या नहीं। एक बैंक ये देखकर तय करता है कि कंपनी को कर्ज देना सुरक्षित है या नहीं। सरकार को भरोसा होता है कि उसे सही टैक्स मिल रहा है। ऑडिट रिपोर्ट उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि जो जानकारी उन्हें दी जा रही है वो एक स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा जांची परखी गई है और विश्वसनीय है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि ऑडिटिंग सिर्फ नंबरों को जोड़ने और घटाने का या गलतियां ढूंढने का काम नहीं है। ये उससे कई ज्यादा गहरा और महत्वपूर्ण है। इसका एक मुख्य उद्देश्य जरूर है कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष राय देना, लेकिन इसके साथ साथ ये गलतियों को पकड़ना, धोखाधड़ी को रोकना, ये पक्का करना कि कंपनी के अंदर का सिस्टम मजबूत है, नियमों का पालन सुनिश्चित करना, और सबसे जरूरी उन सभी लोगों के हितों की रक्षा करना भी है जिन्होंने उस कंपनी पर अपना पैसा या भरोसा लगाया है। सही मायनों में ये वित्तीय दुनिया में विश्वास की नींव है। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। ये सब सुनने के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल मन में उठता है। जैसा कि हमने चर्चा की और हमारा स्रोत भी इस पर जोर देता है कि ऑडिटर का मुख्य काम वित्तीय विवरणों पर एक राय, एक ओपिनियन देना है। राय एक मानवीय निर्णय है जो तथ्यों, सबूतों और पेशेवर अनुभव पर आधारित होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी बहुत ही जटिल वित्तीय मामले में, जहां नियमों की व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा सकती है, क्या यह संभव है कि 2 अलग अलग स्वतंत्र ऑडिटर, जो दोनों ही अपने काम में माहिर हैं, एक ही कंपनी के बारे में थोड़ी अलग अलग राय रखें? और अगर हां, तो ये सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर की धारणा के बारे में हमें क्या बताता है?